हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और इस वीडियो में हम पाठगत क्वेश्चन आंसर को करेंगे, यानी कि पाठ के बीच में जो क्वेश्चन आंसर आता है उसको हल करेंगे। देखिए, आज जिस क्वेश्चन आंसर को हल करने वाले हैं हम, वो आपका न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 का है, जो आपको पेज नंबर 131 में देखने को मिलेगा। और यही चीज़ अगर आप पुराने एनसीईआरटी बुक में खोजेंगे तो उसमें चैप्टर नंबर 8 मिलेगा और पेज नंबर 146। मतलब कुल मिला जुला करके नया बुक में आपको पेज नंबर 131 का क्वेश्चन आंसर आज हम हल करवाने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप इससे पहले की वीडियो नहीं देखें, पहले के चैप्टर के वीडियो का हल, तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लीजिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। मतलब यहाँ पर द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखना है। तो चलिए इसका आंसर को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो चलिए अब हम आंसर देखते हैं। पहला तरफ लिखे हैं द्विखंडन, दूसरे तरफ बहुखंडन। देखिए, द्विखंडन के तरफ एक नंबर में लिखे हैं इस क्रिया में जीव केवल दो भागों में विभाजित होते हैं। देखिए, इसमें यह बोला जा रहा है कि द्विखंडन जनन का एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने आप का, यानी कि अपना शरीर का दो भागों में बांट करके जनन प्रक्रिया करेगा। मतलब द्विखंडन क्या होता है? ऐसा विधि है जिसमें जो जीव है उसका शरीर दो भागों में बढ़ जाता है और दोनों से नया नया जीव विकसित होता है। इसे द्विखंडन कहते हैं। चलिए बहुखंडन की तरफ क्या लिखा है? इस क्रिया में जीव बहुत सारे भागों में विभाजित होते हैं। देखिए, बहुखंडन में क्या होता है? कोई भी जीव दो भागों में विभाजित नहीं होता है, बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है। ठीक है ना? उनका जो शरीर होता है वो कट के या तो फिर बोलिए टूट करके बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं बहुखंडन। द्विखंडन की तरफ दूसरा नंबर में लिखा है यह क्रिया सामान्य परिस्थिति में होता है। देखिए, जो द्विखंडन है वो सामान्य परिस्थिति में होता है। ठीक है? जैसे मान के चलिए अमीबा है, तो अमीबा में सामान्य परिस्थिति क्या है? तो अमीबा जब विकसित अवस्था में आ जाता है तो इसका शरीर दो भागों में बढ़ जाता है और दोनों से नया नया जीव विकसित हो जाता है। लेकिन बहुखंडन क्या है? ये विषम परिस्थिति में होता है। मान के चलिए कोई विषम परिस्थिति हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि गुलाब का एक पौधा है। अगर विषम परिस्थिति में गुलाब के पौधा को अचानक उजाड़ के कहीं फेंक दिया जाए और उसका जो तना है वो अलग अलग टूट करके हो जाए, ठीक है, तो उस परिस्थिति में प्रत्येक टूटा हुआ भाग से नया जीव बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बहुखंडन का जो क्रिया है वो विषम परिस्थिति में होता है। ठीक है? तो चलिए अब हम द्विखंडन और बहुखंडन में तीसरा अंतर देखते हैं। कहता है यह क्रिया एक तल में होता है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं द्विखंडन जो अमीबा में हो रहा है वो एक ही बार में एक जीव दो भागों में बट रहा है। ठीक है? लेकिन बहुखंडन की तरफ आप ध्यान से देखिए कि ये बहुखंडन का प्रक्रिया जो हो रहा है प्लाज्मोडियम में, ये एक बार में बहुत सारे भागों में नहीं बट रहा है। एक बार में बहुत कम भागों में बट रहा है, फिर उसके बाद में फिर और भी भाग में बट रहा है। ठीक है ना? तो ये विभिन्न तलों में होता है। चलिए द्विखंडन की तरफ चौथा नंबर उदाहरण लिखे हैं, जैसे अमीबा में, लेशमानिया में, ये सब में द्विखंडन होता है। और बहुखंडन की तरफ लिखे प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, उसके बाद प्लेनेरिया, इस तरह के जीवों में क्या होता है? तो बहुखंडन होता है। इस प्रकार से इसका आंसर खत्म हुआ। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित है। देखिए, इसमें सवाल पूछा गया है कि अगर हम बीजाणु के द्वारा, मतलब कि बीज के द्वारा जनन कराएंगे तो इससे जीव को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है? देखिए, पादपों में जनन की मुख्य रूप से दो विधि है। पहला है बीज के द्वारा और दूसरा है कायिक परिवर्धन। ठीक है? जिसको कलम विधि भी बोला जाता है, यानी कि डाल काट के लगाना। तो यहाँ पर बीज से किस प्रकार को जीव को लाभ होता है, वही सवाल पूछा था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर में कहता है बीजाणु द्वारा जनन से जीवों को निम्नलिखित लाभ है। मतलब अगर बीजाणु के द्वारा हम जनन कराएंगे तो जीव को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होगा। मतलब कि नीचे लिखा हुआ है। पहला में देखिए क्या लिखा हुआ है, इससे एक ही समय में अत्यधिक पौधों को उगाया जा सकता है। देखिए, बीज के द्वारा जितना चाहेंगे हम उतना संख्या में एक ही बार में पौधों को उगा सकते हैं। अगर कायिक परिवर्धन से चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। एक बार में हम जितना ज़्यादा संख्या में बीज लगाएंगे उतना ज़्यादा संख्या में पौधा विकसित होगा। दूसरा में कहता है इससे पौधों को का पर्याप्त विकास होता है। देखिए, बीज द्वारा जो जनन होता है उसमें से अच्छा से पादप तैयार हो पाता है और उसका अच्छा विकास भी होता है। ठीक है? शारीरिक विकास अच्छे से होता है। तीसरा में लिखा है सभी पौधों में पर्याप्त समय में फल लगते हैं। देखिए, अगर हम किसी चीज़ का खेती कर रहे हैं तो बीज के द्वारा हम लोग ज़्यादा उस चीज़ को करते हैं, क्योंकि इसमें सभी
पादपों में एक समान समय में फल लगता है, ठीक है, जिससे समान समय में फलों को बेचकर अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ इससे जीवों को भी लाभ होता है। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। कहता है, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिनसे पता चलता है कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि हम लोग ऐसा कुछ भी कारण सोच सकते हैं जिससे ऐसा बात पता चले कि जो जटिल संरचना वाले जीव है वो पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। देखिए पुनरुद्भवन क्या है? तो जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा से नया नया जीव बन जाता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं पुनरुद्भवन। तो क्या ऐसा जटिल संरचना वाले जीव में हो सकता है? ऐसा आप कुछ कारण सोच सकते हैं? तो चलिए इसका उत्तर को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले आंसर को कम्प्लीटली पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? कुछ जीव यदि छत विक्षत हो जाते हैं तो उनके टुकड़े नए जीव में विकसित हो जाते हैं, जिसे हम पुनरुद्भवन कहते हैं। जटिल संरचना वाले जीवों का प्रत्येक अंग उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। अतः जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके उत्तर को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। ये प्लेनेरिया का पिक्चर है जिसमें पुनरुद्भवन का प्रक्रिया हो रहा है। देखिए पुनरुद्भवन हम लोग बोलते किसको है? तो बेसिकली पुनरुद्भवन एक ऐसा जनन का प्रक्रिया है जिसमें एक जीव को जब बहुत सारे हिस्सों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक हिस्सा से नया नया जीव बन जाता है। इसी को बोलते हैं पुनरुद्भवन, जैसा कि यहाँ पर प्लेनेरिया में हो रहा है। अब देखिए सवाल पूछा था, क्या ये जटिल संरचना वाले जीवों में संभव है? जटिल संरचना वाले जीव का मतलब है वैसा जीव जिसका शरीर का अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग अंग उपस्थित हो। जैसे मनुष्य, हम लोग के श्वसन के लिए फेफड़ा है, उत्सर्जन के लिए किडनी है, पाचन के लिए पाचन तंत्र है और सारे तंत्र विभिन्न कार्य के लिए उपस्थित है, ठीक है। अगर हम लोग के शरीर को काट दिया जाएगा तो हम लोग का एक तंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा। मान के चलिए हम लोग को पेट को काट दिया जाए तो पेट काट देने से हम लोग का पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा और पाचन तंत्र डिस्टर्ब होने से साथ ही साथ हम लोग का पूरा ब्लड भी समाप्त हो जाएगा, खून भी सारा निकल जाएगा। खून समाप्त होने से हम लोग का श्वसन का प्रक्रिया रुक जाएगा और हम लोग तुरंत ही मर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जटिल संरचना वाले जीव जो है उनका जो शरीर का प्रत्येक अंग है वो उनके जिंदा रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि उनको कहीं से भी काट करके अलग कर दिया जाए तो उनका जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जटिल संरचना वाले जीवों में संभव नहीं है, ठीक है ना। ये खास करके एक कोशिकीय के जीवों में ही संभव है। तो इस प्रकार से हम 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिखें और सही तरीके से इसको समझाएं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए इसमें सवाल में पूछा है कि कुछ पौधा ऐसा होता है जिसको उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन मतलब कलम विधि, जैसे डाली काट करके लगाना। जैसे आप गुलाब का फूल को लगाने के लिए गुलाब का डाली काट देते होंगे और नया जगह में लगा देते होंगे तो वो नया जीव बन जाता होगा, नया गुलाब का पौधा बन जाता होगा। तो इसी कलम का विधि या तो फिर कायिक प्रवर्धन का विधि का उपयोग क्यों किया जाता है कुछ पौधों को उगाने के लिए। तो चलिए इसका उत्तर समझते हैं, देखते हैं। देखिए उत्तर में लिखा गया है कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा कम समय में पौधों को विकसित किया जा सकता है तथा इससे फल प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। देखिए इसका आंसर बहुत ही आसान, बहुत ही सटीक है। कायिक प्रवर्धन मतलब कि पेड़ के डाली को काट करके लगाना। देखिए कुछ पौधा ऐसा होता है जिससे हमें कम समय में फल प्राप्त करना होता है और कम समय में ही उसको विकसित करना होता है। जैसे आज के समय में अगर आप देखेंगे तो आम, नींबू और भी सेब और अनार, बहुत सारे ऐसे पौधा है जिसको कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जाता है और कम समय में उससे फल प्राप्त किया जाता है। अगर हम बीज से लगाएंगे तो उसको 5 साल लगेगा टाइम बढ़ने के लिए, फिर वो फल देगा। लेकिन कायिक प्रवर्धन के द्वारा लगाएंगे तो एक जिस साल लगाएंगे उसके अगले ही साल से वो फल देना शुरू कर देगा, ठीक है, और कम समय में ही वो बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग करते हैं। चलिए देखिए जैसे में क्या लिखा हुआ है, आम का पौधा, ठीक है ना, उसके बाद नींबू का पौधा, ठीक है, उसके बाद देखिए संतरे का पौधा, उसके बाद और भी बहुत सारे पौधे का आप कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं, जैसे गुलाब का पौधा, ठीक है। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब हम 5वां क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए क्यों आवश्यक है।
देखिए डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? एक प्रकार का आनुवांशिक इकाई है, ठीक है ना। इसी के द्वारा आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। इसके प्रतिकृति का बनने का मतलब है इसका फोटो बनना। जैसे एक कोशिका में डीएनए का गुणधर्म है, तो जब दूसरा कोशिका बन रहा है उससे यानी कि कोशिका का विभाजन हो रहा है, तो जो कोशिका नया बनेगा उसमें भी डीएनए का गुण जाना चाहिए, यानी कि उसमें भी डीएनए जाना चाहिए। उसी को बोलते हैं डीएनए का प्रतिकृति बनना, ठीक है। तो ऐसा क्यों जरूरी है? प्रतिकृति का मतलब होता है फोटोकॉपी, ठीक है। एक कोशिका से जब दूसरा कोशिका बन रहा है, तो जो पहले कोशिका में गुणधर्म है वो गुणधर्म दूसरे कोशिका में भी जाना चाहिए। इसी को बोलते हैं डीएनए का प्रतिकृति बनना। तो आखिर ये जरूरी क्यों है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, अच्छे तरीके से आपको समझाते भी हैं। सबसे पहले आंसर को कंप्लीटली रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है? डीएनए के द्वारा ही आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। यदि जनन प्रक्रिया में डीएनए की प्रतिकृति नहीं बनेगी तो अगले संतति में जनक का कोई भी गुणधर्म स्थानांतरित नहीं होगी, जिससे संतति का शारीरिक संरचना तथा गुणधर्म में अत्यधिक विभिन्नता उत्पन्न होगी। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए आवश्यक है। देखिए चलिए अब शुरू से समझते हैं। देखिए डीएनए जो होता है एक प्रकार का आनुवांशिक इकाई है। इसी इकाई के कारण ही हम लोग का जो आनुवांशिक गुण है वो एक माता पिता से मतलब कि जनक से उसके संतति में जाता है, मतलब कि बेटा बेटी में जाता है, ठीक है। जनक मतलब माता पिता और संतति मतलब उसका बेटा बेटी, ठीक है। तो इसी डीएनए के कारण ही वो गुणधर्म उसका बेटा बेटी में स्थानांतरित होता है। जैसे यदि किसी माता या उसके पिता का बाल घुंघरेला है तो उसका बेटा बेटी का भी बाल हो सकता है घुंघरेला होगा। जैसा बाप का नाक का बनावट है, आँख का बनावट है, चेहरा का बनावट है, पैरों के अंगूठे का बनावट है, ठीक है। साथ ही साथ माथा का बनावट है, और भी शारीरिक संरचना जैसे फेस यानी कि चेहरा का बनावट है, जैसा उसका माँ बाप का होगा वैसा ही उसका बेटा बेटी और उसके बेटा बेटी का होगा, ठीक है ना। ये कैसे होता है? डीएनए के प्रतिकृति बनने के कारण, मतलब डीएनए के फोटो बनने के कारण। अगर ऐसा नहीं हुआ, डीएनए का प्रतिकृति नहीं बना, ठीक है, यानी कि डीएनए का फोटोकॉपी नहीं हुआ, तो क्या होगा? मान के चलिए कि एक आदमी ए है, ठीक है ना, उसके संतति का निर्माण हो रहा है, मतलब उसका बेटा बेटी का जन्म हो रहा है, और उसमें इसका माँ बाप का कोई भी गुणधर्म नहीं गया, तो उसका जो शारीरिक संरचना है और उसका जो शरीर का गुण है उसमें काफ़ी ज़्यादा विभिन्नता देखने को मिलेगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाएगा, ठीक है ना। जिससे धीरे 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 जो जीव है वो दूसरे जीव में बदल सकता है, ठीक है। इसलिए डीएनए का जो प्रकृति बनना है जनन के लिए, ये बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है, ठीक है। इस प्रकार से हम पांचवा क्वेश्चन देख लिए कंप्लीट, आपको समझा भी दिए हैं। अगर आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लगता है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, और आप जिस भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं उस स्कूल कॉलेज के ग्रुप में और उस स्कूल कॉलेज के सभी फ्रेंड लोग के साथ इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को पूरा फैला दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को पूरे अच्छे तरीके से फैला दीजिए, ताकि उन सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके जिनको इन चीज़ों का आवश्यकता है, ठीक है।